बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सेनेट इलेक्शंस 2021 के तीसरे एपिसोड के बारे में हम हाजिर हैं। मैं हूं राना असलम और आप देख रहे हैं इलेक्शन सागा यूट्यूब चैनल। जैसे इससे पहले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या आईन पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट 2017 में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तजादात मौजूद हैं, और अगर ये हैं तो क्यों हैं, और क्या इलेक्शन एक्ट 2017 इज़ नॉट अ बैड पीस ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि न सिर्फ ये आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है बल्कि ये अपने अंदर भी इसकी एक शिक दूसरी शिक से जो है वो भी मुतसादिम है। किस तरह, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 59 में 31 मई 2017 को 25वीं तरमीम की गई, और इस तरमीम के तहत फाटा के इलाके जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिए गए, और ज़म होने के बाद फाटा के लिए मखसूस 8 सेनेट की जो नशिस्तें थीं वो ख़त्म कर दी गई, और सेनेट की नशिस्तें 104 से 96 कर दी गई। अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो स्केजुअल अनाउंस किया है उसके मुताबिक 96 नशिस्तों के हिसाब से ही 48 नशिस्तों पर जो है वो इलेक्शन हो रहा है, और फाटा से किसी नशिस्त पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। आप देखें तो आर्टिकल 59 की क्लास 1 सब क्लास बी जो फाटा की नशिस्तों से मुतालिक थी उसको उमिट कर दिया गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम इलेक्शन एक्ट 2017 की तरफ आए तो उसकी सेक्शन 107 जिसमें नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन के बारे में बताया गया है, तो उसको थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ। द कमीशन शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट call upon the members of the assembly of a province, the National Assembly, or as the case may be, members of the National Assembly elected from the federally administered tribal areas to elect such members to the Senate from the province, Islamabad Capital Territory, or as the case may be, the federally administered tribal areas as in specified in the notification। यानी एक्ट में अभी भी फाटा की नशिस्तें मौजूद हैं, और इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन करेगा तो उसमें सूबों से, इस्लामाबाद से और फाटा से जो उम्मीदवार जो हैं, जो नशिस्तें खाली होंगी, उनको पुर करने के लिए वो नोटिफिकेशन और इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो इशू करेगा, और ये बताएगा कि किस सूबे से, यानी हर सूबे से कितनी नशिस्तें पुर होनी है, इस्लामाबाद से कितनी नशिस्तें पुर होनी है, और फाटा से कितनी नशिस्तें पुर होनी है। जबकि आईन पाकिस्तान में फाटा की नशिस्तें जो है ये 31 मई 2017 से ख़त्म हो चुकी हैं। अब 31 मई 2017 को अगर हम लें तो अब तक तकरीबन 4 साल जो है वो गुजर चुके हैं, और 4 साल के अंदर जो है हमारी लेजिस्लेशन जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल जो अमेंडमेंट है वो नहीं ला सकी। क्या उसको पता नहीं है? क्या ये गलत काम है? क्या आइन में जब तरमीम हो चुकी है तो उसके मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना ज़रूरी नहीं था? क्या लेजिस्लेशन जो है वो इसको ज़रूरी नहीं समझती? ऐसा क्यों है? क्या ये पार्लियामेंट की नाअहली है, या भूल है, या फिर उनके पास वक्त ही नहीं है? आल्दो
कि जो 1973 से एक तयशुदा मामला है कि जी सेनेट जो मुकर्रना का हिस्सा है, जिसमें प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली ये आईनी इदारे हैं, आइन का आर्टिकल 50 इन्हें बनाता है और आइन के तहत ही इनका इलेक्शन होता है। और 1973 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक इसमें कोई अबहम नहीं रहा कि क्या सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत होते हैं या एक्ट के तहत होते हैं। तो अब यकदम अबहम पैदा हो गया और उसके लिए एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 186 के तहत एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करते हुए वो फाइल कर दिया गया कि जी ये बताया जाए कि क्या ये एक्ट के तहत होंगे या ये आइन के तहत होंगे। भाई अगर एक्ट के तहत होने हैं तो फिर तो 104 नशिस्तों पर होंगे, फिर तो फाटा की नशिस्तें भी बहाल हैं, उन पर भी होंगे। लेकिन प्रोग्राम तो जो है वो 96 नशिस्तों के हवाले से आया है। तो इसका मतलब ये कि ये आइन के तहत ही होते हैं और आइन का आर्टिकल 226 जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ नाफिज है और सीक्रेट बैलेट के तहत ही होंगे। लेकिन अजीब सी बात है कि एक दूसरा तजाद आप देखिए कि यही आईने पाकिस्तान जो है इसमें 18वीं तरमीम ये 2010 में की गई और उसमें आर्टिकल 63O वो ये कहता है कि कोई भी शख्स इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होगा अगर इफ ही और हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर चार्जेस in excess of 10,000 rupees for over 6 months at the time of filing of nomination papers। यानी जिस दिन वो अपने कागजात नामजदगी फाइल कर रहा है, जमा करवा रहा है, अगर उस दिन वो कोई भी जो हुकूमत के, जो स्टेट के, जो रियासत के रेवेन्यूज़ है, ड्यूज़ हैं, उसके ज़िम्मे है, कोई लोन में उसने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है या जो यूटिलिटी चार्जेस हैं वो अगर 10,000 से ज़्यादा हैं और अदा किए 6 महीने से ज़्यादा का, अदा ना किए हुए 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तो उसके कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो डिसक्वालीफाइड है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने ये क्लास होने के बावजूद और 7 साल के बाद, और मज़े की बात यह है कि ये वही लोग हैं, ये वही कमेटी है जिसने 18वीं तरमीम में बैठ के मगजमारी करके 18वीं तरमीम आईने पाकिस्तान में की और फिर 5 साल तक एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी के नाम पर कमेटी खेल के एक वल्नरेबल, एक वीक और एक बैड पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो इलेक्शन एक्ट 2017 के नाम से जिसे जाना जाता है और जिसके चैलेंज भी किया गया, और अफसोस की बात है कि ये अभी तक अदालतों में ये पड़ा हुआ है और इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। उसमें इस आइन के बरअक्स जो सब सेक्शन 7 है, इसी सेक्शन 107 की, उसमें लिखा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 8 where a candidate deposit any amount of loan, tax or government dues and utility expenses payable by him of which he is unaware at the time of filing of his nomination paper, such nomination paper shall not be rejected on the ground of default in payment of such loan, taxes or government dues and utility expenses, provided that where the returning officer is satisfied that the candidate has willfully concealed such loan, tax or government dues and utility expenses, he shall reject the nomination paper। लगता है हमारे पार्लियामेंटेरियन बहुत दाना और बहुत अक्लमंद है। अब रिटर्निंग ऑफिसर को क्या इल्हाम होगा
कैसे वो साबित कर सकता है और कैसे वो सेटिस्फाई हो सकता है कि इस बेचारे को तो पता ही नहीं था, ये तो बहुत भोला सा था, इसको बिल्कुल पता नहीं था कि इसके ज़िम्मे कोई वाजबात है या कोई वाजबात नहीं है। भाई एक बंदा एक जगह ठहर रहा है, एक सरकारी रेस्ट हाउस में ठहर रहा है और वो पिछले 5 साल से ठहर रहा है और एक धेला पे नहीं कर रहा, तो क्या उसके जहन में ये नहीं है कि यार मैं गवर्नमेंट ड्यूज जो है वो नहीं दे रहा? लेकिन ये जिम्मेदारी भी रिटर्निंग अफसर की है कि वो कोई अपने आमिल बुलाए और उनसे पूछे कि जी मुझे बता दें, चूंकि मैंने सेटिस्फैक्शन हासिल करनी है कि क्या इसने जानबूझ के जमा नहीं करवाए या इस बेचारे को पता ही नहीं था। तो ये जो सब सेक्शन है ये आइन के आर्टिकल 63(o)(1)(o) से मुतसादिम है और इसकी आइन की नज़र में कोई अहमियत नहीं। और ऐसा एक केस हुआ भी है, किसी एक उम्मीदवार ने किसी रेस्ट हाउस के बहुत सारे पैसे देने थे और वो डिफाल्टर था। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने उसके नॉमिनेशन आइन के तहत, आइन की इस क्लास के तहत रिजेक्ट किए, तो वो एपलेट ट्राइब्यूनल में गया और एपलेट ट्राइब्यूनल ने भी जब आइन को मद्देनजर रखते हुए उसकी अपील मुस्तरद कर दी, तो सियासी बयानात कि जी मुझे निकाला जा रहा है, मुझे डाला जा रहा है, ये अजीब तरह के। भाई आप आइन के मुतसादिम जा क्यों रहे हैं? और दूसरी बात फिर अजीब बड़ी मज़े की बात है कि यही एक, इसी को मैं 107 सेक्शन जो है इसको मैं लेता हूँ, इसमें ये सेक्शन आपस में भी मुतसादिम है। इसकी सबसे पहली बड़ी मज़े की बात है कि ये कहते हैं जनाब कि द कमीशन शेल इन द सेम नोटिफिकेशन फिक्स, क्या फिक्स करेगा? ए, द लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस which shall be the second day after the publication of the notification, or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday। यानी जिस दिन इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन करेगा तो उससे दूसरा दिन जो है वो आखिरी दिन होगा कागजात नामजदगी जमा करवाने का। लेकिन मज़े की बात है, आगे चल के आप देखें कि इसी की सेक्शन सब सेक्शन 3 जो है उसमें ये लिखा गया है, अ रिटर्निंग ऑफिसर शेल within 3 days after the publication of a notification under subsection 1 give public notice of the dates specified by the commission in respect of election to the Senate from a province, Islamabad, Capital Territory, or the federally administered tribal areas as the case may be, of which he is returning officer, and the public notice shall be published at some prominent place। बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो आपने ये तय कर दिया कि जनाब जिस दिन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करेगा प्रोग्राम का, उससे दूसरा दिन जो है वो नॉमिनेशन जमा करवाने का आखिरी दिन होगा और वो नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा। लेकिन आगे आपने कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो 3 दिन के अंदर, यानी उस नोटिफिकेशन के इशू होने के 3 दिन के अंदर जो है वो पब्लिक नोटिस इशू करेगा कि जनाब प्रोग्राम आ गया है और ये तारीखियाँ इलेक्शन कमीशन ने दी हैं, तो इसके मुताबिक आइए और अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाइए। मुमकिन है वो आउट ऑफ स्टेशन हो, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वो ना बैठा हुआ, वो कहीं छुट्टी पे गया हुआ हो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, वो तीसरे दिन आके करता है और तीसरे दिन जो पहली वाली पोजीशन है जो सब सेक्शन 1 है उसके मुताबिक तो वो उसकी लास्ट डेट ही गुजर चुकी होगी। तो ये किस किस्म का कानून है? ये किस किस्म की पार्लियामेंट है? और ये किस किस्म के पार्लियामेंटेरियन है? ये लेजिस्लेशन है? कैन वी से इट अ गुड पीस ऑफ लेजिस्लेशन? दिस इज एंटायरली अ बैड पीस ऑफ लेजिस्लेशन। आई हैव नेवर सीन सच लेजिस्लेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। हमें एहसास करना चाहिए, हमें पाकिस्तान का एहसास करना चाहिए। हम सियासत, बराए सियासत, और सियासत इतनी शुद्ध सियासत
कि सिर्फ गालम गलूच और इल्ज़ामात और जो लेजिस्लेशन का काम है वो ये कर ही नहीं रहे। भाई आप इन्हीं तजादात को ही ख़त्म कर ले, आप नॉन इश्यूज को इश्यू बना के और फिर आप जनाब इज्जत माब अदालत उज़्मा का वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि जी हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये इलेक्शन इस किताब के तहत होते हैं, ये इस किताब के तहत होते हैं। भाई आपकी तो किताब जो जिस किताब के तहत आप करवाना चाहते हैं वो किताब ही गलत है। पहले आप उस किताब को तो ठीक कर लें, आप उस कानून को तो ठीक कर लें। आप इस कानून को जो मदर ऑफ लॉज है, और ये लॉ जो बनाया गया ये भी आर्टिकल 222 की डायरेक्शन पे बनाया गया है। आइन का आर्टिकल 222 जो है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट पाबंद है कि वो इलेक्शन के बारे में, डिलिमिटेशन के बारे में, कौमी असम्बली के इलेक्शन के बारे में, सेनेट इलेक्शन के बारे में वो कवानीन बनाएगी, लेकिन कवानीन बनाते हुए किसी भी सतह पर वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के अख्तियारात जो है उनको कम नहीं कर सकती। जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियारात है उनको कम नहीं कर सकती। लेकिन हमने ये भी देखा कि वो भी कम किए गए, उनको सुबार्डिनेट बनाया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को जो है वो सुबार्डिनेट बना दिया गया कि जी इलेक्शन कमीशन एक सालाना रिपोर्ट जो है वो सूबाई हुकूमत को भी पेश करेगा और मरकजी हुकूमत को भी पेश करेगा। हालांकि आम तौर पर ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे होते हैं वो सदर मुमलिकत को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ तमाम पार्लियामेंटेरियन का, मुझे इससे नहीं है कि किसका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तानी, मैं बतौर पाकिस्तानी तमाम पार्लियामेंटेरियन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आपको हमने भेजा है कि जी आप जाएं और हमारी नुमाइंदगी करें, आप पार्लियामेंट में बैठें, वहाँ पे लेजिस्लेशन करें, वहाँ पे ऐसे कानून बनाएं जो अवामी मफाद में है, जो एक दूसरे से टकराते ना हो, जो सिर्फ आप ये सोचें कि जी आज मैं हूँ कल मेरा बेटा होगा। ये डायनेस्टी की जो सोच है इसको बदलें। जब तक ये नहीं बदलेगी तब तक यहाँ पे ना ये कानून ठीक हो सकते हैं और ना ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये ठीक हो सकता है। और जब तक ये तमाम चीज़ें ठीक नहीं होती तो यकीन रखिए कि आप लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव हमारे नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी के साथ अदा नहीं कर रहे। और मैंने नहीं देखा कि 4 साल में जब से ये 2017 का एक्ट आया है किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस तरफ जो है वो तवज्जो उठाई हो कि भाई इसमें जो तजादात है कम अज़ कम उनको ही हम ख़त्म कर लें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम देखेंगे, चूँकि लास्ट डेट है विड्रॉल की, कि उसके बाद सेनेट की क्या पोजीशन बन रही है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम इस पे बात करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन सागा यूट्यूब चैनल एक तरबीती चैनल है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। वो भी तो आपने वो तो बोला नहीं, क्या नाम है, क्या इस्लाम तो बोला ही ना है? इंट्रो, हाँ? इंट्रोडक्शन शुरू वाला कि मैं फलाना हूँ और आप